Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Students, हम एक्सरसाइज को आपको याद होगा कि आर्टिकल के साथ हमने शॉर्ट क्वेश्चन को कोशिश की है कि करने की। तो आज का हम जो लेक्चर है वो आपके रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आर्टिकल्स तो कंप्लीट हम कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स कुछ रहती हैं, कुछ आपको दी थी। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको याद होगा कि फर्स्ट 9 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के आप डिफरेंट आर्टिकल्स के साथ करते आए हैं। अगर आपको उनको ढूंढने में कोई दिक्कत आए तो आप चैनल पे चेक कर लीजिए, जहां हम टाइटल लगाते हैं वहां एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर लिखा होता है। तो आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर में कोई प्रॉब्लम आती है या उनको सर्च करने में, तो आप सारे टाइटल्स देखिए, उनमें आपको ये मिल जाएंगे। तो हम रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों ऐसे होते हैं कि जिसमें 3 से 4 या 5 चीज़ों को पूछ लिया गया होता है। तो अक्सर स्टूडेंट के ज़हन में आता है क्या इतना बड़ा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो एक्सरसाइज में दिया है वो सारा ही पूछा जाए। उसमें से जो पार्ट आपसे पूछा जाता है वो आप उसका आंसर कर दें। तो बाज़ औक़ात एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोर देन 2 या 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का कम्बिनेशन हो सकते हैं। तो उसमें से जो पूछा जाएगा आपको उसका आंसर करना होगा, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को बाकायदा से। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ 8 और 9 शॉर्ट क्वेश्चन हमने बेटा आर्टिकल में किया हुआ है, ठीक है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 में न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम आपने प्रूफ किया था, F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T, और मैंने इसकी आपको रीजनिंग भी बताई थी, इसके एप्लीकेशंस के अंदर, इनको एग्जाम्पल के अंदर आपको बताया था। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 इम्पल्स को डिफाइन करना, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है इम्पल्स जो है ये टर्म क्यों इंट्रोड्यूस कराई गई, ठीक है। होपफुली आपको इस चीज़ का पता होगा। तो ये आपको फर्स्ट 9 शॉर्ट क्वेश्चन के बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी देखेंगे तो हमारे पास 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस का कम्बिनेशन लग रहा है। मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ दूं, ये स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे भी दिखाई जा रही है, ज़रा चेक कीजिए। पहले में कहता है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहला हिस्सा हुआ, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बताएं कि क्या होता है। साथ में फिर कहता है पॉइंटिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, अब ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। फिर कहते हैं थर्ड, व्हाई अंडर सर्टेन कंडीशंस द लॉ इज यूजफुल इवन दो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड। कहते हैं क्या आप ये भी इस बात को एक्सप्लेन करें कि बाज़ हालात के अंदर या कुछ सर्टन सिचुएशन, यकीनी सिचुएशंस के अंदर ये लॉ तब भी अप्लाई हो सकता है हालांकि सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं है। तो ये 3 आपसे जो हैं वो पॉइंट्स पर आंसर पूछ रहे हैं, तो आप इनका आंसर इसी तरह करेंगे। अच्छा, ये आज के अब के जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके आंसर मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इनको एक्सप्लेन ज़्यादा करूं लिखने की बजाय। तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ रहा हूं। इसमें आपने सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपने सबसे पहले स्टेट करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो हमारा इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा ये मैं खुद से बना रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 आपने डिफाइन करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। क्या है डेफिनेशन, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं और बोल भी रहा हूं। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। जैसे कोलिजन के केस में देखा था ना, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम आया था। एक्सप्लोजन के केस में देखा था, बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम सेम आया था। बुलेट को जब गन से फायर किया जाता है तो बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम तब भी कंजर्व रहता है। तो कोई भी तरह का केस हो, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो मोमेंटम का टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। होपफुली यू गेट इट। मैं ये वर्डिंग आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम
आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? जिस पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, यानी अगर एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर लग भी रही हैं तो उनका सम जीरो होना चाहिए। द सिस्टम ऑन विच नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। मैं ये इसको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप इसको चेक कर लीजिए। पहला आंसर इसका आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को आप डिफाइन करेंगे। स्टेट करने के बाद सेकेंड चीज क्या है जरा देखिए, यू हैव टू पॉइंट आउट आइसोलेटेड सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेटा आमतौर पर तो सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि सिस्टम आइसोलेटेड हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होगा, लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है कि आपने लॉ को वैलिड करना था तो आपने आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो ले लिया। असल में आइसोलेटेड सिस्टम देखें ऐसा सिस्टम है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स टोटल ज़ीरो हो। तो अगर हम इस लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो हमें एक ऐसा सिस्टम अगर बनाना पड़ता है तो हमें देखना पड़ेगा क्या हम टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस को ज़ीरो कर सकते हैं। जैसे हमारे सिस्टम में फ्रिक्शन की फ़ोर्स मौजूद है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, इसी तरह तेज़ आंधी आ जाती है तो वो अपना एक इफ़ेक्ट जो है वो प्ले करती है। वाटर अगर मौजूद है, वाटर में से कोई चीज़ फ्लो करती है तो वो उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगाता है। तो ये तो इसी तरह एरोडायनामिक फोर्सेस हैं वो एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो एक्ट करती हैं। तो क्या आइसोलेटेड सिस्टम तो ऐसे लग रहा है जैसे कि रियली कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने इस आइसोलेटेड सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है इसको लेने की, तो मैं आपको बताता चलूँ। आइसोलेटेड सिस्टम लेने के लिए आपको सिचुएशन को आइडियल करना पड़ता है। क्यों लेते हैं? ताकि बेटा आइडियल सिचुएशन लेने का मकसद मैक्सिमम आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट को फाइंड करना होता है। मैं आपको एक मिसाल बताता जाऊँ। देखें, अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम बिफोर कोलिजन से कम होगा यकीनन, ठीक है। तो आप कहेंगे कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम बिफोर से कम होगा। तो अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ज़्यादा से ज़्यादा बिफोर कोलिजन के बराबर हो सकता है, ग्रेटर फिर भी नहीं हो सकता। तो हमारे रिजल्ट की जो मैक्सिमम आउटपुट है वो इस आइडियल सिचुएशन ने हमें बताई। होपफुली यू गेट इट कि अगर आप सिस्टम को आइसोलेटेड लेते हैं तो आपका जो मोमेंटम है सिस्टम का वो बिफोर कोलिजन मोमेंटम के इक्वल आएगा आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम। तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम बिफोर से ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता। ये हमें एक बॉर्डर लाइन मिल गई, तो ये हमें एक मैक्सिमम आउटपुट मिल गई, इससे ग्रेटर हो नहीं सकता। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसकी मदद वो हमें लॉ को डिराइव जो है वैलिड करने के लिए तो यूज़ होता ही है। इसके अलावा आप अपने रिजल्ट की जो है मैक्सिमम आउटपुट जो है वो इस आइडियल सिचुएशन से गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्डिंग मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, तीसरे पे कहते हैं कि क्या ये लॉ तब भी वैलिड होता है अगर सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं है। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड का आंसर है बेटा कि अगर सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं भी है ये लॉ फिर भी वैलिड है। तो इसका जवाब है कि देखें, अगर सिस्टम पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस, देखें हमारा सिस्टम हम जिस टाइम तक उसको स्टडी कर रहे हैं उस टाइम तक जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो इतनी कम एनर्जी लॉस कर रही हैं कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। मीन्स कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का इंटरेक्शन है लेकिन उसका इफेक्ट इतना कम है, या सिंपली कह लें एक्सटर्नल फोर्सेस उस क्राइटेरिया के अंदर इतनी स्मॉल है कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो देन ये लॉ वैलिड होगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन लग रहा है। मैं आपके सामने इसको पहले पढ़ देता हूं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो बच्चों बताइए, इलास्टिक कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक क्या है।
आपको बताया था ऐसी कोलेजन जिसमें बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व रहें, ये होती है इलास्टिक कोलेजन और ये आइडियल है। ठीक है, क्योंकि जब भी दो रियल बॉडीज आपस में टकराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी लाजमी लॉस हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आपको पहले नंबर पे बताना है इलास्टिक और इन इलास्टिक। और रियल कोलेजन जो रिजिड बॉडी के केस में होती है वो हमेशा इन इलास्टिक होती है, यानी ऐसी कोलेजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे। तो पहला आपका आंसर हो गया कि ऐसी कोलेजन कहलाएगी इलास्टिक कोलेजन जिसकी में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, और ये आइडियल है। और जो रियल कोलेजन है वो हमेशा इन इलास्टिक है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे। और दूसरी बात भी सुन लीजिए कि अगर आपने इलास्टिक कोलेजन की बात करनी है तो पार्टिकल लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो उनकी कोलेजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक ली जाती है। ठीक है, ये बात आपको बताई भी हुई है। तो पहला आपका इन दो के दरमियान डेफिनेशन है वो आपको बताएंगे। उसके बाद मैं इसको अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, लेकिन पहले स्टेटमेंट पूरी पढ़ लूँ। एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस। चलिए, एक बाउंसिंग बॉल जो फर्श के साथ जो है बाउंस कर रही है, ठप्पा जिसे कहते हैं आप आम वर्ड में, तो अगर उसकी कोलेजन ज़मीन के साथ इलास्टिक हो तो क्या होगा, इन इलास्टिक हो तो क्या होगा। दो चीज़ें, और फिर बताएं गिव प्लेजिबल रीजन फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व नहीं रहती कोलेजन में। ये तीन बातें आपने यहाँ पे बतानी है। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसका पहले पार्ट में आपने डिफरेंशिएट करना है इलास्टिक कोलेजन और इन इलास्टिक कोलेजन को। ये चीज़ मैं आपको जो बता चुका हूँ वो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। द कोलेजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व इज कॉल्ड इलास्टिक, एंड कोलेजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ये है इन इलास्टिक कोलेजन। और आपको ये भी बताऊं कि ये आइडियल कोलेजन है, ये भी आपको, और ये रियल कोलेजन है। किस केस में? रिजिड बॉडी के केस में। ठीक है, और दूसरी बेटा इसको कहाँ लिया जाता है, ये मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि मॉलिक्यूलर लेवल पर जब आप किसी कोलेजन को लेते हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जब कोलेजन ली जाती है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो वो इलास्टिक होती है। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन पे पहले पार्ट का आंसर शो करा दिया गया, आप इसको गौर से देख लीजिए। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलेजन के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो उसका दूसरा आंसर कुछ इस तरह है बच्चों कि अगर एक बॉल जिसको ज़मीन से सर्टेन हाइट से छोड़ा जाए और एयर फ्रिक्शन को मान लीजिए कि वो नहीं है और इसको h हाइट से छोड़ा जाए, तो बॉल जब ज़मीन पे आके इलास्टिकली कोलाइड करेगी तो बेटा बॉल की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी काइनेटिक में, और जब काइनेटिक एनर्जी से टकराएगी तो फिर रिबाउंड हो जाएगी, वापस जाएगी। तो आप देखेंगे कि अगर ऐसी कोलेजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी है, बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व, यानी टकराने से पहले बॉल की काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो यही काइनेटिक एनर्जी टोटली पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड बात आप पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। तो बेटा अगर बॉल का फर्श के साथ टकराने के नतीजे में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती तो बॉल हर बाउंस के बाद इतनी हाइट को मेंटेन करेगी, मींस के बॉल की हाइट क्या रहेगी, कांस्टेंट। ऐसा कब होगा? जब कोलिजन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर इज इलास्टिक। अब मुझे बताएं, क्या हम रियल लाइफ में ऐसा देखते हैं कि एक बॉल को मैं छोड़ूं तो ज़मीन पे बाउंस करने के बाद चाहे वो 100 दफ़ा बाउंस कर ले उसकी हाइट उतनी रहे? आप देखते हैं ऐसा नहीं होता। ऐसा कब होगा? सिर्फ आइडियल सिचुएशन में। अगर कोलिजन मान ली जाए इलास्टिक है तो हाइट क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये वर्डिंग आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है कि इफ कोलिजन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर इज परफेक्टली इलास्टिक, the kinetic energy of the ball remains constant before and after collision, so this kinetic energy will convert into maximum potential energy, so height of the ball after each bounce will be constant.
चलें, ये तो था अगर इलास्टिक हो, लेकिन अगर इन इलास्टिक हो तो आप क्या देखते हैं, जरा उसको भी देखिएगा। आप देखते हैं बेटा, एक बॉल जब जमीन पे आके पड़ती है तो पहले स्टेप में हाइट उसकी ज्यादा थी, लेकिन जब बॉल जमीन से टकराती है तो टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे ही बॉल जमीन से टकराती है उसकी काइनेटिक एनर्जी साउंड और हीट में कुछ ना कुछ लॉस होती है। जब लॉस होती है तो फिर वो आफ्टर बाउंस उतनी हाइट गेन नहीं करेगी, बल्कि उसकी हाइट अगले स्टेप में कम हो जाएगी। इसके बाद फिर जमीन पे टकरा के वापस जब आएगी तो अगले स्टेप में हाइट उसकी और कम हो जाएगी। आप देखते जाएंगे बेटा कि हर बाउंस के बाद हाइट जो है वो बॉल की कम होती जा रही है, यहां तक कि बॉल फर्श के ऊपर आके खड़ी हो जाएगी। तो ऐसा कब होगा, जब बॉल और फ्लोर के दरमियान कोलिजन क्या होगी, इन इलास्टिक, जो कि रियल कोलिजन है। तो इसका मतलब है अब काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं है, कंजर्व नहीं है, वो लॉस हो रही है। तो ये इसकी वर्डिंग भी आपको स्क्रीन पे दिखा दी गई कि जब कोलिजन इलास्टिक होगी तो बॉल की हाइट आफ्टर ईच बाउंस विल रिमेन कांस्टेंट, बट व्हेन कोलिजन इज इनइलास्टिक द हाइट ऑफ बॉल आफ्टर बाउंसिंग ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड फाइनली बिकम्स जीरो एंड बॉल कम्स टू रेस्ट। वेल, आपके सामने ये वर्डिंग है, आप इसको गौर कर लीजिए। ये इसके दो पार्ट्स हैं, इसका आंसर मुकम्मल हो गया, मैंने इसको आपको समझा भी दिया और इसके दो पार्ट्स को बता भी दिया। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। बेटा थर्ड पार्ट में, ये पार्ट मैं खुद से बना रहा हूँ, ये बुक ने नहीं बताए, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में आपने बताना है कि आप मोस्ट ऑफ द केसेस में काइनेटिक एनर्जी क्यों कांस्टेंट नहीं रहती। तो जवाब बड़ा सिंपल है कि जब दो बॉडीज आपस में टकराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट हो जाने की वजह से। जैसे दो बॉडीज आपस में टकराते हैं तो टकराने के वजह से आवाज़ पैदा होती है, तो साउंड भी एनर्जी है। तो साउंड एनर्जी कहाँ से आई, काइनेटिक एनर्जी के लॉस होने की वजह से। हीट भी पैदा होती है, तो हीट कहाँ से आई, काइनेटिक एनर्जी के लॉस होने की वजह से। तो रियल लाइफ में जब भी दो बॉडीज टकराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू, इसके एक जुमला मैं लिख रहा हूं यहां पे, डेसिपेशन ऑफ एनर्जी इन साउंड, हीट एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इसकी भी वर्डिंग बोर्ड पे देख लें कि मोस्ट ऑफ द केसेस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, बिकॉज व्हेन कोलिजन टेक्स प्लेस अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड अगेंस्ट फ्रिक्शन विच में प्रोड्यूस हीट। एंड सेकेंड थिंग, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। सो ये जो एनर्जीज हैं ये कहाँ से आ रही हैं, ये काइनेटिक एनर्जी के लॉस होने से आ रही हैं, ठीक है बेटा। तो ये वर्डिंग भी आपको स्क्रीन पे दिखा दी गई, समझा मैंने आपको दिया। तो ये जो दो शॉट हमने अभी किए हैं, ये तीन इसके पार्ट्स थे, हमने इनको आपके सामने एक्सप्लेन भी कर दिया और आपको स्क्रीन पे शो भी कर दिया। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो एक्सरसाइज का नंबर 12 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये डेरिवेशंस हैं। तो ज़रूरी नहीं है एक्सरसाइज में जितने शॉर्ट हों वो सारे शॉर्ट, एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हों वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ही हों। और आप इसको कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। जी, एक प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या डेफिनेशन है आपको बताइए। 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और साथ में कहते हैं डिराइव एक्सप्रेशन, इनकी डेरिवेशन करें टाइम ऑफ फ्लाइट की और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की। तो आपने तो ये दोनों डेरिवेशंस की हुई हैं। पहले आप डिफाइन करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं। आप इस चैनल के ऊपर प्रीवियस वीडियोस को चेक करें, टाइटल लगे हुए हैं, वहाँ पे आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। फिर आपको एक बात और बताई थी बेटा कि रेंज 45 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, इसको साबित किया हुआ है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं डेरिवेशन वाले जो आपने आर्टिकल के अंदर किए हैं। तो ये बेटा वही आपका आंसर है, आपने डेरिवेशंस जो किए हैं उसका आंसर करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आप कर चुके हैं। चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स
इन इट्स पाथ, अपने पाथ के दौरान किस पॉइंट पर या किस पॉइंट्स पर ए प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड, प्रोजेक्टाइल की स्पीड मिनिमम कहाँ होती है, कॉमा इट्स मैक्सिमम स्पीड, और इसकी स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है। बेटा ये डायग्राम मैं बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इस वर्डिंग, इसके आंसर की तो 2 लाइनें हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, लेकिन पहले आप ज़रा इसको समझ लीजिए कि अगर हम प्रोजेक्टाइल का कोई भी केस ले लें, चले हम ये कहते हैं कि ज़मीन से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और वो ज़मीन के ऊपर ही आके हिट कर गया टारगेट पॉइंट, दिस इज़ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट फ्रॉम वेयर हाइट इज टेकन, हॉरिजेंटल डिस्टेंस दैट इज रेंज। एक प्रोजेक्टाइल को जब फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी vi से थ्रो किया एंगल थीटा बनाते हुए, और इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ किए, vix इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट और इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, और हमारी इस कोर्स ऑफ मोशन के दौरान लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वेट के बराबर होती है वो एक्ट कर रही थी। बेटा एक बात देखिए, प्रोजेक्टाइल की जो स्पीड है उसका फॉर्मूला किसी भी जगह पे आपने चेक करना है तो वो होगा x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने आइडियल सिचुएशन में क्या कहा था कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या रहता है, कांस्टेंट। x कंपोनेंट ने तो कांस्टेंट रहना है क्योंकि x कंपोनेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रही, लेकिन y कंपोनेंट शुरू में मैक्सिमम था, बाद में ये डिक्रीज होता 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 0 हो जाएगा, तो बॉडी मजीद ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि y कंपोनेंट इसको वर्टिकली ऊपर लेके जा रहा है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस कवर करा रहा है, हाइट y कंपोनेंट की वजह से कवर हो रही है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि डायग्राम में देख रहे हैं ये वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड है और वेट की फोर्स डाउनवर्ड है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट को डिक्रीज करते करते 0 कर देगी। इसका मतलब है जब प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर आएगा तो इस पॉइंट पे आके इसकी स्पीड मिनिमम होगी। क्यों मिनिमम होगी बेटा, इधर देखें, y कंपोनेंट जब 0 हो जाएगा तो एक कंपोनेंट ही खत्म हो जाएगा जो लगातार कम हो रहा था, तो इसका मतलब है कि फिर आपके एक्सप्रेशन में इसका मतलब है एट मैक्सिमम हाइट जो स्पीड है वो आ जाएगी मिनिमम और वो vx के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्पीड मिनिमम की वैल्यू vx होगी। मैं ये वर्डिंग अब आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट इज अ पॉइंट, या इस तरह कह लें द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मिनिमम एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, बिकॉज क्यों, बिकॉज एट दिस पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0। ये चीज़ आपको यहाँ पे मैंने समझा दी और स्क्रीन पे ये वर्डिंग आपको दिखा दी। तो आगे चलते हैं। अब जब ये मैक्सिमम हाइट से टारगेट की तरफ आएगा तो आप चेक कर सकते हैं बच्चों कि किसी भी जगह पे चेक कर लें, इसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट लेके बेशक देख लें। अब इसका x कंपोनेंट में तो कांस्टेंट रहना था, लेकिन अब जो y कंपोनेंट है ना वो डाउनवर्ड है और फोर्स भी किधर लग रही है, डाउनवर्ड। तो आप देखेंगे कि अब वर्टिकल कंपोनेंट 0 से बढ़ता 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 मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब है y कंपोनेंट 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे और दूसरे नंबर पे टारगेट पॉइंट, द पॉइंट वेयर इट हिट्स। तो सिंपली बात है, जिन पॉइंट्स पे वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होगा उधर स्पीड मैक्सिमम होगी। ठीक है, और जहां वर्टिकल कंपोनेंट 0 था वहां स्पीड मिनिमम होगी। तो बताइए मैक्सिमम कहां है, 2 पॉइंट्स पे। ये स्क्रीन पे देखिए, द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट वेयर इट हिट्स, बिकॉज एट दीज 2 पॉइंट्स द वर्टिकल कंपोनेंट इज मैक्सिमम। अब मैं आपको ये दोनों पॉइंट्स स्क्रीन पे दिखाने के बाद मैं इस चीज़ को डायग्राम में फिर बता देता हूँ। जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम था, हॉरिजेंटल तो कांस्टेंट ही रहता है। यही वर्टिकल कंपोनेंट कम होता 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 आखिर क्या हो गया, 0। यहाँ पे वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट बचा, तो स्पीड क्या हो गई, मिनिमम। उसके बाद फिर वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज करता 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 मैक्सिमम हो गया, क्योंकि अब बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट को इंक्रीज कर रही है। जो पहले डिक्रीज कर रही थी अब इंक्रीज कर रही है। तो
इन 2 पॉइंट्स पे आके स्पीड मैक्सिमम होगी। होपफुली यू गेट इट। ये डायग्राम भी आपके सामने है, इसको भी आप अंडरस्टैंड कर लें। ये सारी बातें हमने आर्टिकल्स में पढ़ी थी और यहाँ पे आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दिया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये करेक्ट ऑप्शन आपने बतानी है पार्ट नंबर 1 की। व्हाट इज मेंट बाय ब्लास्टिक ट्रेजेक्ट्री? तो बेटा ब्लास्टिक मिसाइल आपको याद है, अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल। तो ब्लास्टिक ट्रेजेक्ट्री पाथ को कहते हैं, प्रोजेक्टाइल को। तो पाथ फॉलोड बाय अनपावर्ड एंड अनगाइडेड, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन ही इसका ए ऑप्शन है, अनपावर्ड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल। बाकी बी में कहता है पावर्ड एंड अनगाइडेड, बिल्कुल नहीं। सी में कहता है अनपावर्ड बट गाइडेड, नहीं, क्योंकि जिसको आप बाद में ना पावर दे सकते हैं ना गाइड कर सकते हैं। तो पाथ फॉलोड बाय पावर्ड एंड गाइडेड, बिल्कुल नहीं। तो पहला ही आंसर है इसका ऑप्शन ए 13.14 का जो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। सेकंड पार्ट इसको भी देख लीजिए, ये भी एमसीक्यू है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज अंडरगोज एन इलास्टिक कोलिजन? जब दो बॉडीज के दरमियान इलास्टिक कोलिजन होती है तो क्या होता है? चेक करते हैं आंसर। ए में कहता है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंजेस, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की क्या डेफिनेशन है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहे। तो पहली ऑप्शन तो गलत है। दूसरा में कहता है मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम डज नॉट चेंज, ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन भी हो सकती थी अगर वो कहता काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ। लेकिन हमें जब एमसीक्यू को करेक्ट टिक करना होता है तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑप्शन देखनी होती है गिवन में से। सी को देखिए, बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, नहीं, इस तरह तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वायलेट कर रहा है, वायलेट का मतलब है हम उसके अगेंस्ट चले गए हैं, नहीं, इलास्टिक कोलिजन तो एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी बना। इन चारों में बेस्ट ऑप्शन बी है, हालांकि वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बी ऑप्शन में कहता है सिस्टम का मोमेंटम डज नॉट चेंज। तो पूरी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी? काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ डज नॉट चेंज। तो इन चारों में ये बी ऑप्शन दी बेस्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। डियर स्टूडेंट्स, हमने न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के तो कम्प्लीटली सॉल्व किए, आर्टिकल्स कम्प्लीटली बताए, एग्जाम्पल्स कुछ हमने सॉल्व की और बाकी आपको कहा कि इसको सॉल्व करें, क्योंकि बुक में ये सॉल्व्ड हैं, सिर्फ इस पर थोड़ा सा गौर करना पड़ता है। तो मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ आज के दिन के चैप्टर नंबर 3 की एग्जाम्पल्स। मुझे खुशी होगी अगर आप इस पर क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल भी फर्स्ट आपको दिया था, हेलीकॉप्टर वाला। तो अब आपने क्या करना है कि इन एग्जाम्पल्स को देखना है, इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है और न्यूमेरिकल जो सॉल्व किए हैं आपने उनको सामने रख लें और चेक करें कि किस तरह से डाटा, क्योंकि बुक का अंदाज़ होता है कि वो डाटा वगैरह नहीं लिखती, वो डायरेक्टली चीज़ों को कर देती है। तो आप पहले डाटा को लिखें, जहाँ से प्रॉब्लम आए आप अपनी बुक को कंसल्ट कर लें। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको क्वेश्चन पूछने की ऑप्शन मौजूद है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें इस बात की ज़्यादा खुशी होगी कि आप कुछ कर रहे हैं। तो बहरहाल जिन एग्जाम्पल्स को तो करा दिया गया है वो तो आप नहीं करेंगे, लेकिन जो आपने करनी है उनकी आप एक असाइनमेंट तैयार करेंगे। ये 4 से 5 एग्जाम्पल्स हैं, टोटल 9 एग्जाम्पल्स थी, 8-9, तो वो उसमें से कुछ हमने आपको करा दी हैं। तो जो नहीं कराई वो आपने सॉल्व करनी है, उनके फार्मूले मौजूद हैं, उनसे रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, उसका आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है और बुक में वो सॉल्व भी हैं। तो ये आपको मैं एक छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।